हेलो एवरीवन। आप सभी को पता है सीयूईटी के 2026 का एग्जाम सीजन स्टार्ट हो चुका है। और जो फर्स्ट शिफ्ट था इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर का, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। जितने भी इंटरनेट पे वेरियस रिसोर्सेज से स्टूडेंट से जितने भी क्वेश्चंस पता चल पाए हैं, उन सबको मैंने इस सेशन में कंपाइल किया है। सो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इस बार का सीयूटी एग्जाम हो रहा है ना। थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा हमें फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट की वजह से। 11th में से हमारे एग्जाम स्टार्ट हुए हैं ना। सो ये 11th में का ही फर्स्ट शिफ्ट है और इसका हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले रीडिंग कंप्रहेंशन का जो फर्स्ट पैसेज था वो था संबलपुर वीवर्स पर बेस्ड। ओके, संबलपुर एक प्लेस है, वहां पे जो वीवर्स है ने जो व्यू करने का काम करते हैं ना, वुलन का जो वर्क करते हैं या फिर हैंडलूम वर्क है ना जो होता है, कपड़ा बनाने का जो काम होता है, अ, उससे रिलेटेड ये पैसेज था। सो देख लेते हैं। सो संबलपुर वीव की वीविंग, हैंडलूम है ना, हीराकुद डैम, इन सब के अराउंड वो पैसेज था। और जो क्वेश्चंस थे वो थीम पर बेस्ड थे ना, पैसेज की थीम क्या है। तो जो आंसर्स थे वो पॉसिबली संबलपुर वीविंग, हैंडलूम और इकात वर्क है ना, इससे रिलेटेड थीम थी पैसेज की। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ संबलपुर पीपल, तो वीविंग, टेक्सटाइल और हैंडलूम ये सब उनका मेन ऑक्यूपेशन था संबलपुर के लोगों का। व्हाट अट्रैक्ट टूरिस्ट, द लिविंग हैंडलूम कल्चर एंड द पीपल वीवर्स कीपिंग इट अलाइव, है ना। तो वहाँ का जो हैंडलूम कल्चर है ना, और जो पीपल है, व्यूवर्स है, जो इस कल्चर को जिंदा रख रहे हैं, यही सब क्या करते हैं, उन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। रिवर नियर बाय, यानी आसपास की रिवर, या फिर हीराकुद डैम किस रिवर पे है, ये क्वेश्चन था। तो महानदी उसका आंसर था, है ना। हीराकुद डैम जो है वो महानदी रिवर से एसोसिएटेड है। ओके। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, है ना। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस गिवन था, लाइन गिवन थी, बैट्स हैंगिंग लाइक डार्क फ्रूट्स। तो इसका फिगर ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करना था। तो इसका आंसर जो है ना सिमिली होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइक वर्ड यूज हुआ है। जब भी लाइक या फिर एज ऐसे वर्ड्स यूज करके कंपैरिजन किया जाता है तो हमेशा सिमिलर होता है ना। तो बैट्स जो है एक बर्ड होते हैं ना, तो वो डार्क फ्रूट के जैसे लटक रहे थे। तो कंपैरिजन हो रहा है बैट्स का डार्क फ्रूट से, और लाइक के थ्रू ये कंपैरिजन हो रहा है ना, लाइक वर्ड यूज करके। तो सिमिलर यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके। और आपने देखा होगा कि ये जो पैसेज है ये थोड़ा सा फैक्चुअल बेस लग रहा है ना। तो आपके तीन टाइप के पैसेजेस आते हैं एग्जाम में, एक फैक्चुअल, एक नैरेटिव और एक लिटरेरी। तो ये फैक्चुअल काइंड ऑफ लग रहा है। सो ये था हमारा पैसेज वन, और फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज जो सेकंड हमारा था पैसेज, वो था द हेरिटेज हाउस पर बेस्ड, है ना। कुछ हेरिटेज यानी जो पुराना जमाने के जो हमारे बिल्डिंग्स होती है, जो हमारा हेरिटेज होता है ना, हमारा कल्चर को रिप्रेजेंट जो करता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के अराउंड ये पैसेज था। और ये नैरेटिव काइंड का था कि उसमें एक 85 ईयर ओल्ड पर्सन था, कोई बॉस कह रहे, कोई फ्रेंड कह रहे। सो एक जो भी वो पर्सन था वो 85 ईयर ओल्ड था, और उसका एक कन्वर्सेशन गिवन था हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के अराउंड। ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पैसेज। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस थे। तो एक पहले हम बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम इस एक ये जो मुझे क्वेश्चन मिला है काफी अच्छा लेवल का हम कह सकते हैं ना, एनालिटिकल बेस। तो इस पे हम आएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस थे। व्हाट वाज नॉट इन द कन्वर्सेशन, है ना, नॉट टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। तो न्यू हाउस बनाने के बारे में कोई वहां पे जिक्र नहीं था। अब बिल्डिंग्स, हाउस, हेरिटेज, इन सब के अराउंड कन्वर्सेशन हो रही है। तो हो सकता है आपको ये लगे कि घर बनाने के बारे में तो बात होगी, बट यहाँ पे ये देखो कितना क्लोज ऑप्शन गिवन था और ये कन्वर्सेशन में मिसिंग था। सो क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। व्हाई डिड द फ्रेंड रिफ्यूज टू डिमोलिश द बिल्डिंग, है ना। तो बिल्डिंग को डिमोलिश करना यानी कि डिस्ट्रॉय करने के लिए क्यों मना किया गया, क्योंकि वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ना, उसका एक इम्पोर्टेंस था। द फ्रेंड वैल्यूड इट एज हिस्ट्री एंड वांटेड टू प्रिजर्व इट। तो अगर पुराने घरों को हम देखें तो उनको बनाने की एक स्पेसिफिक वे होता है ना, एक उसमें जो भी डिजाइन बनी होगी वो उस टाइम को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें
जब भी हम पुरानी बिल्डिंग्स को देखते हैं तो हमें उस टाइम पे किस टाइप का कल्चर था ये पता चलता है ना। तो फ्रेंड क्या करता था, उसकी वो इतनी पुरानी बिल्डिंग है ना, उसकी एज जो है, उसके पीछे की जो हिस्ट्री है उसको वैल्यू करता था और उसको प्रिजर्व करना चाहता था, इसलिए उसने रिफ्यूज किया कि वो बिल्डिंग डिमोलिश ना की जाए। और एंटिक्विटी का मीनिंग पूछा था, है ना। यानी पुरातन होता है ओल्डनेस, एंशियंट क्वालिटी, एंशियंट पास्ट, है ना, यूज फॉर थिंग्स कनेक्टेड विद डिस्टेंस पास्ट। मतलब जो पुराने समय से पुराने युग से या फिर ओल्ड टाइम से जो रिलेटेड हो, पुरातन चीजें, वही उसका मीनिंग होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे इस मेन क्वेश्चन पे। तो एक इवेंट दिया था कि अ फ्रेंड रिफ्यूज टू डिमोलिश द ओल्ड बिल्डिंग बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, है ना। तो वो फ्रेंड क्या करता है, उस ओल्ड बिल्डिंग को डिमोलिश करने से मना कर देता है क्योंकि उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। तो क्वेश्चन ये था, व्हाट डू यू कॉल द फ्रेंड बेस्ड ऑन हिज एक्शंस। तो उस फ्रेंड को आप उसके एक्शन के बेसिस पर क्या कहोगे। तो ये थोड़ा सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन होता है ना, जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को वैल्यू करता है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका आंसर था एंटिक्वेरियन या फिर लवर ऑफ एंटिक्विटीज, है ना, समवन हु स्टडीज और प्रिजर्व हिस्टोरिकल आइटम्स और बिल्डिंग्स, है ना, जो हिस्टोरिकल आइटम्स या बिल्डिंग को स्टडी करता है या उन्हें प्रिजर्व करता है, ऐसा एंटिक्वेरियन या लवर ऑफ एंटिक्विटीज। तो अगर आपको ऑप्शंस दिए होंगे तो इसमें से आपको कुछ मिलता जुलता यहाँ पे सिलेक्ट करना था। तो ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, है ना, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। और एक और चीज हम देखे यहाँ पे, तो सिर्फ दो ही पैसेज पूछे गए थे, है ना। अब आते हैं हम वोकेबुलरी पे, जो कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो मिल पाए हैं। तो ऑस्टेंशियस, ये एक वर्ड था, इसका एंटोनिम पूछा गया था और ऑप्शंस थे ग्रैंड, मैग्निफिशिएंट, अनऑब्स्ट्रूसिव, लॉफ्टी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अनऑब्स्ट्रूसिव था, क्योंकि ऑस्टेंशियस मतलब होता है जो बहुत ज्यादा शोई हो, फ्लैशी और इंटेंडेड टू इम्प्रेस, है ना, बहुत ज्यादा दिखावा करे, बहुत होते हैं ना कुछ लोग हर चीज को बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करते हैं ना, सबके सामने दिखाने की कोशिश करते हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं सामने वाले को, तो दिखावटी लोग जो होते हैं। तो अनऑब्स्ट्रूसिव का मतलब होता है नॉट अट्रैक्टिंग अटेंशन, जो अटेंशन बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं कर रहा है, बहुत ही सिंपल सा, प्लेन सा, अनअट्रैक्टिव हो, है ना, उस टाइप से। तो ये इसका प्रॉपर हो गया एंटोनिम। ठीक है, डायरेक्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे पूछा गया था। नेक्स्ट इज ब्रिटल। ब्रिटल का एंटोनिम पूछा था। ब्रिटल का मतलब होता है हार्ड बट इजीली ब्रोकन। जैसे कि आप चौक देखो, है ना, चौक जिससे हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो वो चौक जो है वो हार्ड होता है, बट उसे हम तोड़ने जाओ तो वो इजीली टूट भी जाता है। वो मुड़ता टूटता, मतलब अगर हम उससे लिख रहे हो तो बीच में मुड़ जाए, लपक जाए, इस टाइप से नहीं होता है, वो हार्ड होता है, बट एट द सेम टाइम वो इजीली ब्रोकेबल भी होता है ना, इजीली टूट जाता है। सो ऐसी चीज जो हार्ड हो बट इजीली ब्रेक हो जाए उसे हम ब्रिटल कहते हैं। तो इसका जो एंटीनम हो गया वो हो जाएगा फ्लेक्सिबल, है ना, जो मुड़े तुड़े इस टाइप से लचीला हो, और या फिर टफ, है ना, कि जो टूटे ना। दो एस्पेक्ट्स है तो उसके अराउंड उन दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट करें यहाँ पे। एक तो इजीली ब्रोकन वाला एस्पेक्ट हो गया, उसका एंटोनिम हम टफ वाले साइड से ले सकते हैं, और एक हार्ड वाला जो हो गया जो वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है ना, वो वाली क्वालिटी, तो उसका अपोजिट हम फ्लेक्सिबल ले सकते हैं। तो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टिक करना था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज मोर्टिफाई। इसका सिनोनिम पूछा था। मोर्टिफाई का मतलब होता है टू एम्बेरस और ह्यूमिलेट डीपली, है ना, किसी को बहुत ज्यादा एम्बेरस करना या फिर किसी की इंसल्ट कर देना, किसी को ह्यूमिलेट करना बहुत ज्यादा, ये ना, किसी की इंसल्ट करना, सिंपली अगर हम मॉडिफाई करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एम्बेरस, ह्यूमिलिएट। ओके, इस टाइप से। नेक्स्ट इज बेनेवलेंट। बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत बार वेरियस एग्जाम से पूछा गया है, और ये जरूर, ये वर्ड तो आपने पढ़ा ही होगा। इसका सिनोनिम हो गया काइंड, हेल्पफुल, चैरिटेबल, है ना, जो बहुत ही दयावान हो, जो दूसरों की मदद करे, बहुत दान धर्म करे, ऐसा पर्सन बेनेवलेंट होता है। तो इसका सिनोनिम हो गया काइंड, जेनरस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रैटल। ये भी पूछा गया था, इसका सिनोनिम पूछा गया था। टू शेक विद अ शॉर्ट रिपीटेड साउंड, है ना, जैसे जंजीरें है ना, या एक खड़ी चेन है, तो वो अगर हल रही है तो वो एक तरह की आवाज करेंगे ना, खडर 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 ठटर ठटर, इस टाइप से। तो जब वो हलते हुए रिपीटेड छोटा छोटा साउंड बजाए ना, उसको हम रैटल कहेंगे, है ना। और इसका एक और मीनिंग होता है कि किसी को नर्वस करना। मतलब इसके दो मीनिंग है, एक तो साउंड क्रिएट करना और एक नर्वस करना। ठीक है, तो
शायद मुझे लगता है रैटल का सिनोनिम नहीं पूछा होगा, रैटल का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पूछा होगा, है ना, कि एक सेंटेंस दिया होगा, द लाउड नॉइज रैटल्ड हिम। तो रैटल का मतलब होता है ना, एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बताओ कि, या फिर वर्ड मीनिंग पूछते हैं, ऑप्शंस दिए होंगे, तो मुझे लगता है इसका आंसर डिस्टर्ब हिम होगा, है ना। तो लाउड नॉइस ने क्या किया, उसको रैटल कर दिया, मतलब फिर डिस्टर्ब कर दिया। इस टाइप से आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग वाला यहाँ पे सीन दिखा होगा। डायरेक्ट सिनोनिम कहने की बजाय हम यहाँ पे मीनिंग, वर्ड मीनिंग वाला पार्ट रख सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं ना। ये भी पूछे गए थे। फिलेटली मीनिंग द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। तो जो पोस्ट के स्टैम्प्स होते हैं अलग अलग, है ना, उनको कलेक्ट करता है, उन्हें स्टडी करता है, उससे रिलेटेड ये वर्ड है। तो एग्जाम में शायद स्टडी कलेक्शन ऑफ स्टैम्प से रिलेटेड कोई होगा ऑप्शन, तो उसी पे हम टिक करेंगे। और इसी के साथ एक और वर्ड होता है, ये एग्जाम में नहीं पूछा गया था बट स्टिल ये रिलेटेड था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है कि नुमिस्मेटिक्स। इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। ओके, तो ये कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स है और ये कलेक्शन ऑफ कॉइन्स है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, और हो सकता है कि नेक्स्ट कोई शिफ्ट में ये वर्ड भी पूछ ले, है ना। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी सॉरी, इसका मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्पेशली इट्स हिस्ट्री डेवलपमेंट एंड यूज इन ओल्ड रिटन कंटेक्स्ट। तो लैंग्वेज की स्टडी है बट स्पेसिफिकली हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, कि कैसे हिस्ट्री हुई, कैसे डेवलपमेंट हुआ, ओल्ड रिटन जो टेक्स्ट थे उनकी स्टडी करना। इस टाइप की जो लैंग्वेज की स्टडी होती है ना हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, उसको हम फिलोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस या फिर हिस्टोरिकल लैंग्वेज स्टडी, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, है ना। हिस्टोरिकल लैंग्वेज की स्टडी, जो पुरातन समय की लैंग्वेज थी उसकी स्टडी। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना, स्टडी ऑफ लैंग्वेज के लिए अदर वर्ड्स भी है, बट फिलोलॉजी स्पेसिफिकली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के लैंग्वेज की स्टडी को कहा जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि हमारा पैसेज भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे था, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी वहां पे पैसेज में भी एक पूछा गया था ना, कि जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट एटम्स को प्रिजर्व करना चाहे उससे क्या कहेंगे। और यहाँ पे भी एक वर्ड फिलोलॉजी हमें मिला है, तो मैंने जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड कॉमन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे उस टेबल में रख दिया है। इससे रिलेटेड वहां पे कुछ भी पूछा गया हो तो आपको आइडिया आ जाएंगे। तो फिलोलॉजी हमारा स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन हिस्टोरिकल रिटर्न सोर्सेस, है ना, जो पुराने समय में जो लिखी हुई चीजें थी तो उसमें की जो लैंग्वेज की स्टडी होती है उसको हम फिलोलॉजी कहेंगे। तो व्हेन द क्वेश्चन कनेक्ट्स लैंग्वेज प्लस हिस्ट्री ओल्ड टेक्स्ट, तो लैंग्वेज भी हो उसमें और हिस्ट्री या ओल्ड टेक्स्ट का रेफरेंस हो, तभी ये फिलोलॉजी आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक्स। ओके, इसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको लिंग्विस्टिक्स हम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, व्हेन द क्वेश्चन सिंपली से स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अगर आपको सिर्फ स्टडी ऑफ लैंग्वेज बोले ना तो आंसर लिंग्विस्टिक होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, थोड़ा ध्यान से इस स्लाइड को समझिए। हिस्टोरियोग्राफी, इसका मतलब होता है स्टडी राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री की स्टडी करना या हिस्ट्री को लिखना, इसको हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। जब हम हिस्टोरिकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो फिलोलॉजी होगा, बट सिर्फ सिंपली हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्टोरियोग्राफी होगा, है ना। सिर्फ हिस्ट्री पे जब फोकस होना, लैंग्वेज पे ना हो, तब हम इस वर्ड का यूज करेंगे। और नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजी। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पास थ्रू रिमेन्स, है ना, जो भी बची हुई चीजें रिमेन्स है ना, जब हम उत्खनन वगैरह करते हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, है ना, जब कुछ खोदते हैं कहीं पे कुछ मिलता है बरी किया हुआ, या फिर कुछ बची हुई चीजें हैं, उससे हमें जो ह्यूमंस का, उनकी कल्चर का या फिर उनके पास्ट का पता चलता है, उसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। सो व्हेन रूइंस आर्टिफैक्ट्स और एक्सकवेशंस आर मेंशन, है ना, ये थ्री वर्ड्स में से कुछ एक मेंशन हो, तब ये वर्ड पे आप टिक लगाओगे। तो आई होप हिस्ट्री या लैंग्वेज से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन अब आपको नहीं रहा होगा। मैंने सारे अलग अलग वर्ड्स यहाँ पे कंपाइल कर दिए हैं, और इनका डिफरेंस भी आपको क्लियरली बताया है। सो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो अगर स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस पूछा होगा ना, तो फिलोलॉजी आएगा आंसर आपका, ठीक है। जब हिस्ट्री और लैंग्वेज दोनों चीजें मेंशन, और सिर्फ स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेंशन हो तो हिस्टोरियोग्राफी आंसर हो। ओके, तो आई होप ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। अब आ जाते हैं हम कॉन्टेक्चुअल यूजेस एंड स्पेलिंग पे, ठीक है। तो एबुलिएंट, इसकी
मतलब आपको एक सेंटेंस दिया हुआ था और उसमें एबिलियंट का मतलब पूछा था, है ना। एक कंपनी के डायरेक्टर का कोई सेंटेंस था, उसमें बोला था कि कंपनी का डायरेक्टर इबिलियंट है, तो बताओ इबिलियंट का मतलब क्या। तो इसका मतलब होता है चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। ओके। इबिलियंट मीन्स ऐसा पर्सन जो बहुत ही हंसमुख हो और पूरी एनर्जी के साथ हो, एकदम एक्टिव हो, है ना, फुल जोश के साथ हो। स्पेलिंग करेक्शन था, इंग्रेडिएंट्स की करेक्ट स्पेलिंग पूछी हुई थी। बेसिक वर्ड है, बट स्टिल ऑप्शंस को देख के हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो इस मतलब सिचुएशन में मेरे हिसाब से जो बेस्ट थिंग होती है ना कि आप ऑप्शंस को बस गौर से मत देखो, ऊपर ऊपर से देख लो एक बार कि कौन सा वर्ड है। आपको वर्ड तो गेस कर ही लेते हो आप, और पेपर पे लिख के देखो खुद से स्पेलिंग, और फिर वो स्पेलिंग मैच करो ऑप्शन से। क्योंकि अगर हम सिर्फ ऑप्शन से फाइंड करने जाओ ना, तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे आई पहले आएगा कि ई पहले आएगा, इस टाइप से। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्पेलिंग होती है। इंग्रेडिएंट काफी कॉमन वर्ड है, तो आप सभी को उसकी स्पेलिंग बताऊंगी, तो अपने पेपर पे ना लिख के देखना और वो स्पेलिंग मैच करना। मतलब मैं यही मेथड यूज करती हूँ, सो आपको रेफर कर रही हूँ। ये जो टेबल है ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ओके। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं आपके होमोफोन्स या फिर होमोनिम्स। होमोफोन्स मीन्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट स्पेलिंग डिफरेंट हो, और होमोनिम्स मीन्स स्पेलिंग सेम हो बट मीनिंग अलग हो, है ना। तो इस टाइप के वर्ड्स पूछे गए थे। सो पहला वर्ड हम फ्रिस्की देख लेते हैं। इसका मतलब है प्लेफुल, लिवली, फुल ऑफ एनर्जी, है ना। तो सिनोनिम हो गया लिवली, प्लेफुल। एंटोनिम हो गया डल, स्लगिश। अब एग्जैक्ट पता नहीं कि एग्जाम में क्या पूछा था, बट फ्रिस्की वर्ड आया था, सो यहाँ पे मैंने सिनोनिम भी दे दी, जो लिवली हो, प्लेफुल हो, एकदम एक्टिव हो। और एंटोनिम हो गया जो डल हो, स्लगिश हो, है ना, बहुत ही सुस्ताया सा हो, जिसमें एनर्जी ना हो। और नेक्स्ट वर्ड इज फेकंड। इसका मतलब होता है फर्टाइल, हाईली प्रोडक्टिव, है ना, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ हो, ऐसी चीज। और इसका एंटोनिम हो गया बैरन, है ना, जो उपजाऊ नहीं है ना, बिल्कुल ही खाली। जैसे जब दुष्काल आ जाता है ना, जब सूखा पड़ जाता है, तब जो जमीन होती है वो बैरन हो जाती है, मतलब उसमें कुछ उगता नहीं है, उस टाइप की जमीन को हम बैरन कहते हैं। तो बैरन भी वर्ड पूछा था, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, एम्प्टी, है ना, जो बिल्कुल भी कुछ उगा ना सके, ऐसा खाली सा। तो ये एंटोनिम हो गया फेकंड का। तो मुझे लगता है इन दोनों का एंटोनिम पूछा होगा, तो फेकंड का आंसर बैरन होगा वहां पे ऑप्शंस में से। तो दिस इज द क्लोजेस्ट विच आई कुड गेस बेस्ड ऑन दी एनालिसिस प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट्स, कि आपको सेकंड वर्ड गिवन होगा और ऑप्शंस में से उसका करेक्ट जो एंटोनिम पूछा होगा वो बैरन होगा। ठीक है। और जो मैं बोल रही थी कंफ्यूजिंग वर्ड्स यानी होमोफोन्स के बारे में, वो था ये व्रेथ और व्रैथ। ये दो वर्ड्स पूछे गए थे। तो व्रेथ का मतलब होता है सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स लीव्स, है ना। जैसे अगर आप में से कोई क्लास 12 में सीबीएसई का स्टूडेंट होगा, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी में फ्लावरी बैंड व्रेथ ये वर्ड आता है ना। तो मतलब वही है, फ्लावर की जो सर्कुलर अरेंजमेंट होती है लीव्स की, उसे, या फिर फ्लोरल रिंग जो होती है, तो उसे हम व्रेथ कहते हैं। ओके। और व्रैथ का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर यानी रेज, मतलब बहुत गुस्सा। व्रैथ ऑफ नेचर, मतलब जब अगर बहुत ज्यादा फ्लड आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, नेचर का गुस्सा दिख रहा है, व्रैथ ऑफ नेचर। तो इस टाइप में ये इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। सो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सेम आता है, सिमिलर साउंड करते हैं, बट मीनिंग अलग है ना। तो ये दो वर्ड्स पूछे गए थे। फ्लिपांट पूछा गया था। इसका मतलब होता है नॉट सीरियस, रिस्पेक्टफुल इन अ सीरियस सिचुएशन। मतलब कि जो सीरियस ना हो या फिर सीरियस सिचुएशन में रिस्पेक्टफुल ना हो, है ना। तो फ्लिपेंट रिमार्क बोलते हैं हम। तो उसका मतलब होता है कैजुअल इनसेंसिटिव रिमार्क, है ना, जब कोई कुछ ऐसे ही कह दे किसी को इनसेंसिटिव वे में, कैजुअल वे में कोई रिमार्क पास कर दे, कोई कमेंट पास कर दे, तो हम कहते हैं फ्लिपांट रिमार्क। ठीक है। सो ये सारे वर्ड्स पूछे गए हैं एक्चुअल में। और अब हम ग्रामर पे आ जाते हैं कि ग्रामर में क्या क्या पूछा गया था। सो फिल इन द ब्लैंक्स थे, प्रीपोजिशंस बेस्ड थे, है ना। फर्स्ट देख लेते हैं, हिज फॉली विल ब्लैंक हिज रूइन। ये क्वेश्चन था, आपका सेंटेंस गिवन था। और यहाँ पे ऑप्शन थे ब्रिंग इन, ब्रिंग आउट, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अप, है ना। तो फ्रेजल वर्ब का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो ब्रिंग अबाउट था। अगर आप में से कोई दे के भी आया होगा पेपर, तो वो अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकता है ना, इस सेशन के थ्रू। और जो जिनका पेपर नहीं हुआ है वो इससे आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। फ्रेजल वर्ब पूछे गए हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर ब्रिंग अबाउट था। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है मीनिंग टू कॉज टू हैपन, यानी कुछ हो, हैपन होना चाहिए, इसके पीछे का कॉज बनना है ना, यानी कुछ चीज हैपन होने के लिए कुछ करना। ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे हिज फॉली, फॉली का मतलब यहाँ पे फुलिशनेस है, ओके। हिज फुलिशनेस विल कॉज हिज ruin, यानी कि उसका फुलिशनेस ही उसका ruin, यानी हम बोलते हैं ना खराब समय लेके आएगा, उसकी बर्बादी लेके आएगा। तो उसकी जो फॉली है वही क्या करेंगे, ब्रिंग अबाउट करेगी उसके ruin को, मतलब कि उसकी बर्बादी को लाएगी, उसका बर्बादी का कारण बनेगी, इस टाइप से। सो अब हम आते हैं वो टेबल पे जो हमने बाद में के लिए रखा था, ये वाला टेबल। तो यहाँ पे मैंने बाकी के जो ऑप्शंस में जो फ्रेजल वर्ब दिए हैं उनका मीनिंग भी यहाँ पे लिख दिया है। ब्रिंग इन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस, टू अर्न, टू प्रोड्यूस, है ना। किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना या कुछ उगाना या कमाना, इसको कहते हैं ब्रिंग इन। ब्रिंग आउट का मतलब होता है रिवील करना, पब्लिश करना, है ना। कुछ अ, बाहर लाना, सीक्रेट टाइप, या फिर सबके सामने कोई चीज लाना। ब्रिंग अप का मतलब होता है रेज अ टॉपिक और रेज द चाइल्ड। अगर हम किसी बच्चे को छोटे से बड़ा कर रहे हैं तो ब्रिंग अप कर रहे हैं, हम किसी टॉपिक को रेज कर रहे हैं, कहीं मीटिंग में किसी टॉपिक पे बात करना चालू कर रहे हैं या किसी टॉपिक को छेड़ रहे हैं तो हम ब्रिंग अप कर रहे हैं, इस टाइप से, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई एम ब्लैंक टू कंप्लीट माई वर्क टूडे। डिटरमाइन, डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन, यहाँ पे एक वर्ड के अलग अलग फॉर्म्स गिवन थे, और कौन सा वर्ड मोस्ट सुटेबल है इस ब्लैंक में वो हमें बताना था। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा डिटरमाइन, क्योंकि आई एम यानी आई को कुछ मॉडिफाई या फिर डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है, हमें यहाँ चाहिए था। तो हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। मैं कैसा हूँ, डिटरमाइंड हूँ, ताकि मेरा वर्क कंप्लीट हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिटरमाइंड जो है इसका मतलब होता है फर्म, रिजॉल्व, यानी मैं एकदम अडिग हूँ, मैंने निर्णय कर लिया है, मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं एकदम डिटरमाइंड हूँ, रिजॉल्व हूँ कि मैं आज मेरा वर्क कंप्लीट करके ही रहूंगा, इस टाइप से। जो अदर ऑप्शंस थे, डिटरमाइन था एक, उसका वो तो वर्ब हो गया, है ना। ये क्या है, वर्ब की फॉर्म है। और डिटरमिनेशन जो है ये नाउन है ना। कोई मतलब कोई चीज जब हम डिटरमाइन करते हैं वो हमारा डिटरमिनेशन हो जाता है। अब नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आई होप ये आप सबने किए होंगे 12th लेवल पर। एकदम बेसिक्स पर जाने की नीड नहीं है ना, इतना तो आना ही चाहिए। बस चीज ये थी कि एग्जाम में मतलब आपने अगर प्रैक्टिस की होंगी तो ये ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, नहीं तो आपको ये नए लग सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस ना की हो, क्योंकि हम भूल जाते हैं चीजें। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो डिटरमाइन था। एडजेक्टिव हमें चाहिए था कि मैं आज फिक्स कर दिया हूँ, मैं एकदम पूरी तरीके से डिटरमाइंड हूँ कि मैं आज अपना वर्क कंप्लीट कर लूंगा, है ना। डिटरमाइंड वर्ब हो गया आपका, डिटर्मिनेशन नाउन हो गया। प्रीपोजिशन के यूसेज पर एक क्वेश्चन था, तो क्वेरल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा ये पूछा था। तो क्वेरल के साथ ओवर लगेगा कि फॉर लगेगा कि इन लगेगा कि अबाउट होगा। क्वेरल मीन्स झगड़ना। तो मैं किसी चीज के ऊपर झगड़ रहा हूँ, किसी चीज के लिए झगड़ रहा हूँ, किसी चीज में झगड़ रहा हूँ, या किसी चीज के बारे में झगड़ रहा हूँ। तो अगर आप हिंदी के मीनिंग से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जाओगे तो ओवर तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, बट फॉरेन है किसी चीज के लिए, या फिर अबाउट किसी चीज के बारे में झगड़ना, ये आपको ज्यादा सही लगेंगे। बट फिक्स प्रीपोजिशन का इंग्लिश में यही एक चीज होती है कि थोड़े से अनएक्सपेक्टेड प्रीपोजिशंस लेते हैं कुछ वर्ड्स, है ना। जैसे यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ओवर। वायरल ओवर, किसी चीज के ऊपर झगड़ना, है ना। कोई इश्यू है या कोई चीज को लेके जब आप झगड़ते हो तो उसके वायरल ओवर करते हो, है ना। वायरल ओवर दैट मीटिंग, उस मीटिंग के ऊपर आप झगड़ रहे हो, है ना। तो इस तरीके से तो क्वेरल जो है ओवर लेता है प्रीपोजिशन। अब ले इस वर्ड के फ्रेजल वर्ब्स का मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, ओके। सो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, पर ले इससे रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स थे जो चार मेन थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए है। फर्स्ट इज लेड ऑफ। लेड ऑफ का मतलब होता है कि जॉब से निकाल देना, यूजुअली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्क। जैसे कंपनी के पास कुछ काम नहीं हो, ज्यादा लोग हो गए हो तो ले ऑफ कर देते। मेनी वर्कर्स वेयर लेड ऑफ ड्यूरिंग द स्लो डाउन, है ना। जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आया, मंदी आई, है ना, जब रिसेशन आया तो बहुत सारे वर्कर्स को क्या कर दिया, लेड ऑफ कर दिया गया। लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब होता है फॉर्मली स्टेटेड इस्टेब्लिश, है ना। जब हम कहते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर लेट डाउन द फाउंडेशन, किसी चीज की नींव रखना, है ना, फाउंडेशन रखना, किसी चीज को इस्टेब्लिश करना है, फॉर्मली स्टेट करना, इसको कहते हैं लेट डाउन। और इसका एक और मीनिंग होता है पुट डाउन, यानी सरेंडर करना, ठीक है। द रूल्स वेयर लेट डाउन क्लियरली,
तो जो रूल्स थे वो क्लियरली लेट डाउन किए गए, कि मतलब क्लियरली स्टैब्लिश किए गए, क्लियरली बताए गए कि इस टाइप के रूल्स रहने वाले हैं। ले अप, लेड अप, ये नहीं पास्ट टेंस हो गया ले अप का, लेड अप। टू कन्फाइन बिकॉज ऑफ इलनेस और इंजुरी, है ना, कोई बहुत बीमारी है, कुछ आपको लग गई है, इंजुरी हो गई है, तो उसको कन्फाइन करना है, यानी मतलब उसकी वजह से आप थोड़ा सा कुछ कर नहीं पा रहे हो, बंदित हो गए हो, इस टाइप से। ऑल्सो स्टोर समथिंग टू एक्यूमुलेट, है ना, कुछ चीज को जमा करना, स्टोर करते जाना, इसको भी हम ले अप कहते हैं। ही वॉज लेड अप विद फीवर फॉर अ वीक, तो वो क्या हो गया, एक वीक के लिए फीवर की वजह से लेड अप हो गया, यानी कि बस आराम ही करना था उसे, रेस्ट ही करना था, वो कुछ ज्यादा और कुछ कर नहीं पाया, कन्फाइंड हो गया वो फीवर की वजह से। लेड आउट, इसका मतलब होता है अरेंज करना है, स्प्रेड आउट करना है ना, जैसे हम कुछ बिखरा के ऐसे अरेंज करते हैं, कुछ ऐसा फैलाते हैं, उसको हम लेड आउट कहते हैं। और ऑल्सो प्लान और स्पेंट मनी, है ना, जब हमने कुछ प्लान किया हो या फिर पैसे खर्च किए हो, तो उसको भी हम लेड आउट कहते हैं। द क्लॉथ्स वेर लेड आउट ऑन द बेड, तो क्लॉथ्स को क्या बेड पर ले आउट कर दिया गया, मतलब कि ऐसे अरेंज कर दिया गया, स्प्रेड कर दिया गया पूरा, बिखरा दिए गए, लाइक ऐसे बिखराना नहीं कह सकते हमको, ऐसे अलग अलग जगह पे, मतलब पूरे बेड पे ऐसे रख दिए गए, इस टाइप से। तो जॉब लॉस अगर आपको दिखता है तो लेड ऑफ होगा, है ना। फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन था, तो हो सकता है आपको एक साइड में तो फ्रेजल वर्ब्स दिए होंगे एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में हो सकता है मीनिंग दिया हो, या कोई एग्जांपल दिया हो सेंटेंस, और उसमें आपको कौन सा वहां पे सुटेबल हो रहा हो वो मैच करना हो। तो जॉब लॉस अगर आपको दिखे तो लेड ऑफ होगा, रूल से रिलेटेड होगा तो लेड डाउन होगा, इलनेस से रिलेटेड होगा तो लेड अप होगा, और अरेंजमेंट और प्लान से रिलेटेड होगा तो लेड आउट होगा। तो ये थोड़ा हम कह सकते हैं हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि आप सिर्फ फ्रेजल वर्ड्स पढ़ के तो मुझे नहीं लगता इनके मीनिंग्स। लेड ऑफ भले ही थोड़ा कॉमन हो गया आजकल, काफी ले ऑफ हो रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो वो एक थोड़ा आइडेंटिफाइबल ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपके ऑप्शंस में बस वही एक हो कि ना ए के साथ बस सी ही मैच कर रहा है, ऐसा एक ही ऑप्शन हो, तो आप टिक लगा सकते हो 5 मार्क्स के लिए। अदरवाइज बाकियों के मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, और थोड़े हार्ड से लग रहे हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का था। और कट एंड ब्रेक से रिलेटेड भी फ्रेजल वर्ब्स थे, तो हम वो भी क्विकली देख लेते हैं। कट ऑफ, इसका मतलब होता है डिस्कनेक्ट करना, इंटरप्ट करना, और सप्लाई को स्टॉप करना, है ना, कट ऑफ कर देना, यानी कि किसी से कनेक्शन तोड़ देना, डिस्कनेक्ट हो जाना, या किसी को इंटरप्ट कर देना, या सप्लाई कट कर देना, इस टाइप से। कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना, है ना। कट आउट का मतलब होता है रिमूव करना या स्टॉप डूइंग, कुछ चीज को हटा देना या रोक देना। कट इन का मतलब होता है इंटरप्ट, यानी कि बीच में इंटरप्ट कर देना, किसी की बात काट देना। कट अप, इसका मतलब होता है चॉप, मेक अपसेट, किसी को सैड फील करा देना, है ना, किसी को गुस्सा कर देना, किसी को नाराज कर देना। अब ब्रेक से रिलेटेड देख लेते हैं, ब्रेक डाउन, इसका मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, इमोशनली कोलैप्स, एक्सप्लेन इन पार्ट्स। सो सबसे पहले ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग। लाइक अगर मेरी कार है और वो ब्रेक डाउन हो गई, मतलब कि उसने काम करना छोड़ दिया, बिगड़ गई, इस टाइप से। और इमोशनली कोलैप्स, जब कोई बहुत ही रोने लग जाता है एकदम से, और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है ना, तो वो उसे भी हम ब्रेक डाउन कहते हैं। और किसी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आई एम ब्रेकिंग डाउन द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द पेपर, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पार्ट्स में पूरे एनालिसिस को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस टाइप से। ब्रेक इनटू मतलब कि एंटर बाय फोर्स, किसी चीज में जबरदस्ती घुसना, इस चीज को हम ब्रेक इनटू कहते हैं। जैसे रॉबर्स हमारे घर में ब्रेक इनटू कर जाते हैं, जबरदस्ती घुस जाते हैं चोर उचक्के, इस टाइप से। ब्रेक आउट, इसका मतलब होता है स्टार्ट सडनली, स्पेशली वार, फायर, डिसीज, जब कोई वॉर एकदम से स्टार्ट हो जाए ना, तो वो ब्रेकआउट हो जाता है। या फिर कोई फायर लग जाए सडनली, या फिर कोई बीमारी फैल जाए, जैसे कोरोना वायरस का आउटब्रेक हो गया था, इस टाइप से, तो उस केस में ये फ्रेजल वर्ब यूज होता है। नेक्स्ट इज ब्रेकअप, आप सभी को पता होगा, सेपरेट होना, है ना, रिलेशनशिप एंड करना। और ब्रेक ऑफ, इसका मतलब होता है टू स्टॉप सडनली एंड निगोशिएशंस, है ना, एकदम से रुक जाना, या फिर जो भी बातचीत चल रही है उसे एंड कर देना, ऐसा मतलब होता है ब्रेक ऑफ। ओके, तो ये एक्चुअल में पूछे गए हैं सारे फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स भर भर के पूछ रहे हैं। थोड़ा हार्ड टॉपिक लगता है मुझे, है ना, क्योंकि प्रेपोजिशन से मीनिंग चेंज हो जाते हैं काफी, और बहुत ही सिमिलर से लगते हैं, नहीं याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल पूछ रहे हैं, सो आपको पढ़ाई करना है ना। और देख लेते हैं क्वेरल के, हमने देखे थे कि प्रिपोजिशन पूछा गया था, है ना। सो
क्वेरल काफी सारे प्रीपोजिशन लेता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जब हम किसी के साथ झगड़ रहे हो तो क्वेरल विद होता है, विद समवन। अगर हम किसी मैटर या इशू पे झगड़ रहे हैं तो क्वेरल ओवर, क्वेरल अबाउट होता है। जनरली ओवर इज मोर अप्रोप्रिएट। ओके, अबाउट अ मैटर इशू भी कहते हैं। अब एग्जाम में आई डोंट थिंक कि दोनों ऑप्शंस दिए होंगे, बट अगर दिए होंगे तो आप ओवर प्रेफर करोगे। स्टिल यूज तो दोनों होते हैं, है ना। क्वेरल विद समवन ओवर अबाउट समथिंग, है ना। विद समवन ओवर अबाउट समथिंग, इस टाइप से आप याद रख सकते हो कि किसी के साथ झगड़ रहे हो तो विद, किसी के बारे में झगड़ रहे हो तो ओवर अबाउट। ठीक है। क्वेरल विद समवन फॉर डूइंग समथिंग, कोई चीज करने के लिए किसी से झगड़ना है, यहाँ पे फॉर आ गया, फॉर डूइंग समथिंग, कि तुमने ये गलत कर दिया, अरे तुमने ये ऐसे कैसे किया, उस टाइप से। और विद समवन, ये तो आपको पता ही है, किसी के साथ। ठीक है। तो इस टाइप से सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो अगर सारे ऑप्शन होंगे भी तो भी वहां पे जो सेंटेंस दिया होगा उसमें पर्सन की बात हो रही है या कोई मैटर इशू की बात हो रही है या कुछ करने के बारे में झगड़ा हो रहा है, तो उस हिसाब से आप वहां पे प्रीपोजिशन जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। करेक्ट। तो कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने सारे रख दिए यहाँ पे। इडियम पूछा गया था ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब होता है ब्रिज्ड बैडली बिटन, यानी बहुत ज्यादा किसी को मारा गया हो तो कैसा लाल पीला हो जाता है ना, तो नीला काला सा हो जाता है पूरा, उसी जगह जगह लग जाती है, इस टाइप से इसका मीनिंग है। तो मैंने एक कलर बेस्ड इडियम का एक वीडियो लाया था, आप सब देख सकते हो। उसमें मैंने अलग अलग कलर से रिलेटेड जितने भी इडियम्स थे वो सारे उस वीडियो में कवर किए थे। तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा अगर किसी ने वीडियो देखा होगा और शिफ्ट में अगर ये मीडियम मिला होगा उसे। तो स्टिल मैंने और भी अदर अदर किए, जैसे एनिमल बेस्ड रखे हैं, बॉडी पार्ट से रिलेटेड रखे हैं, वेदर एंड नेचर बेस्ड रखे, तो आप एक बार उनसे गो थ्रू कर सकते हो ताकि इडियम्स में आप 5 मार्क इजीली स्कोर कर पाओ, है ना। एग्जाम में आप ज्यादा पूछ रहे हो, मुझे एक ही मिल पाया है, हो सकता है ज्यादा पूछे गए हो, तो वहां आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो अगर कोई ब्लैक एंड ब्लू है तो उनका बॉडी पे बहुत सारे क्या है, घाव है, ब्रिजेस है, यूजुअली बिकॉज ऑफ बीइंग हीट और इंजर्ड, है ना। जब आपको लग जाती है तो आपका नीला हो जाता है वो पार्ट या फिर काला हो जाता है, तो उस टाइप से वो ब्रिजेस यानी घाव को दर्शाता है। एग्जाम्पल इज आफ्टर द एक्सीडेंट हिज आर्म वॉज ब्लैक एंड ब्लू, तो एक्सीडेंट के बाद उसका जो आर्म था वो कैसा हो गया था, ब्लैक एंड ब्लू हो गया था, मतलब कि बहुत जोर से उसे लग गई थी। अब ग्रामर से रिलेटेड एक्टिव टू पासिव वॉइस का कन्वर्जन पूछा था, है ना। वॉइस नरेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन जो एज इट इज मिला है वो मैं बताती हूँ। एवरी मंडे शी पेड हिम रेंट, हर मंडे वो रेंट देती थी उसे, तो ये एक्टिव वॉइस में है। इसका हमें पासिव वॉइस बताना था ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट से, है ना, हम जब वॉइस कन्वर्जन करते हैं तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जनरली लास्ट में होता है, पॉसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, तो उस हिसाब से आपके दो टाइप के करेक्ट पासिव फॉर्म्स बन रहे हैं ना। ये भी इन्होंने थोड़ा सिंपल नहीं रखा, एक यहाँ पे ट्विस्ट रख दिया। सो पेपर का लेवल हम कह सकते हैं अच्छा था। सो एक होगा, एक तो ही में ऑब्जेक्ट है ना, तो हिम का हम ही कर देंगे, सब्जेक्ट बन जाएगा। ही वॉज पेड रेंट, अब यहाँ पे पेड है यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस में है। शी पेड हिम रेंट, उसने, वो हर मंडे उसे रेंट देती थी, तो रेंट दिया, वीकेंड से दिया, देती थी नहीं, देती थी, तो एक यूज टू मतलब हैबिट शो कर रहा है, तो उसने उसे हर मंडे रेंट दिया, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट का हम जब पासिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं तो वॉज या वेयर प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो पे जो वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म भी पेड है और थर्ड फॉर्म भी पेड है। तो अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे हिम का ही बन गया, ये कैसा है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे। पेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लिए, क्या पे किया, रेंट पे किया। बाय यूज करेंगे, है ना, डूअर को बताने, और हर यानी कि शी जो हमारा अब डूअर ऑफ द एक्शन लास्ट में आ गया, बाय हर एवरी मंडे। ठीक है, ये हमारा एक पासिव वॉइस बन गया। दूसरा पासिव वॉइस हमारा बनेगा, हम अब रेंट को एज ऑब्जेक्ट कंसीडर करके हम उसे सब्जेक्ट पे रखेंगे, तो रेंट हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये भी अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो इसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो वॉज आ गया, पेड वर्ब की थर्ड फॉर्म,
टू हिम। अब यहाँ पे ही वॉज पेड रेंट, रेंट वॉज पेड टू हिम। थोड़ा सा यहाँ पे टू और सेकंड ऑब्जेक्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो आप, वैसे आपने अगर प्रैक्टिस की होंगी तो आपको पता होगा, स्टिल मैं बता देती हूँ कि रेंट वॉज पेड टू हिम, रेंट उसे दिया गया है। यहाँ पे टू प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट हम रखते हैं। बाय हर, अगेन डूअर ऑफ द एक्शन, एवरी मंडे, जो कॉम्प्लीमेंट हमारा वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने रख दिया। सो दो वे में यहाँ पे पासिव वॉइस आपके बन रहे थे। सो ऑप्शन में कोई एक ही दिया होगा ऐसा तो है नहीं, दोनों दिए होंगे। दोनों दिए भी होंगे तो कुछ मिस्टेक करती होंगी, जैसे पेड़ टू हिम नहीं दिया होगा, पेड़ बाय हिम रख दिया होगा, या कुछ मिस्टेक मतलब वो देते थोड़े से अटेंशन टू डिटेल देना पड़ता है और करेक्ट ऑप्शन वहां पे मार्क करना होता है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन वहां पे दिया होगा करेक्टली, वही आपको मार्क करना। ठीक है, तो वॉइस अच्छे से कर लीजिए, है ना, जो भी 12 टेंसेस है उन सबके वॉइस आप ध्यान में रख लीजिए। सेंटेंस अरेंजमेंट ऑब्वियसली हर बार पूछा जाता है पैराजम्बल्स। तो एक चार्ल्स डार्विन पर बेस्ड था। ओके, आप सभी को पता होगा, साइंटिस्ट थे। सो कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू चार्ल्स डार्विन गिवन थे, तो उन्हें लॉजिकली सीक्वेंस करना था। 4 to 5 जंबल पार्ट्स थे। तो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आई गेस बहुत इजी होते हैं, क्योंकि वहां पे आपको जो एक समझ में आता है ना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, पहले ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, तो इजी हो जाता है ना सीक्वेंस करना। तो कुछ मेथड बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट आपको देखना पड़ता है ना, ऐसा सेंटेंस जो बाकी सेंटेंस पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि बाकी सेंटेंस उस पर डिपेंड हो, ऐसा सेंटेंस आपको फर्स्ट सेंटेंस रखना होता है हमेशा। कि अगर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस ले लूं, जैसे मैं एक टीचर हूँ, अब मैं क्या पढ़ाती हूँ, क्यों पढ़ाती हूँ, ये मेरे टीचर होने पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस रख दूं कि मैं टीचर हूँ, तो फिर मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं साथ में जीएटी भी कवर कर रही हूँ, इस टाइप से आप आगे के सेंटेंस रख सकते हो। तो आपको जो फर्स्ट सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट रखना होता है, वही आपकी ओपनिंग करता है। फिर आपको प्रोनाउंस जो है वो नाउन एंटीसीडेंट से ज्वाइन करना होता है। जैसे अब मैं कहूंगी कि रिया इज अ गुड गर्ल, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में रखूंगी शी वेक्स अप अर्ली। तो शी किसको डेनोट कर रहा है, रिया को डेनोट कर रहा है। तो पहले सेंटेंस में हमने नाउन रखा, फिर सेकंड में हमने उसके प्रोनाउन, रिलेटेड प्रोनाउन से उसको ज्वाइन की। इस टाइप से आपको रखना है। और जो टाइम मार्कर्स कभी कभी गिवन होते हैं उन्हें ट्रैक करना होता है, जैसे लेटर हो गया, देन हो गया, फाइनली, आफ्टर। तो लेटर यानी बाद में हुआ होगा, तो वो ऑब्वियसली किसी सेंटेंस के बाद में आएगा, पहले तो आएगा नहीं। देन यानी उसके बाद ये हुआ, तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। फाइनली जनरली हम लास्ट में रख सकते हैं ऐसा सेंटेंस जो फाइनली से स्टार्ट हो, कि सबसे आखिरी में ऐसा हुआ। आफ्टर यानी इसके बाद ये हुआ, अगेन हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जो टाइम के मार्कर्स होते हैं जो पता है कब हो रही है वो एक्शन, तो उससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। कॉज इफेक्ट वाली लिंक्स भी ढूंढिए, जैसे कि कोई चीज हो रही हो फिर उसके वजह से ऐसा हो रहा है, तो कॉज और इफेक्ट दोनों को एडजेसेंट रख सकते हो आप। और फाइनल सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट पैराग्राफ को एक रीड करके ही आप मार्क करें, है ना। कभी कभी हम जो सोचते हैं वो पढ़ने में एक साथ जब पढ़ते हैं तब ठीक नहीं लगता, इस टाइप से भी होता है। या फिर मेरे हिसाब से ना, अगर आपके पास नहीं उतना दिमाग लगाने का टाइम है, तो पैराजम्बल्स को सॉल्व करने की द बेस्ट ट्रिक इज, आप सारे, अगर आपके ऑप्शन में नन ऑफ दी अबव ना हो, ओनली देन, जितने भी ऑप्शंस गिवन है उस हिसाब से आप उन सेंटेंस को रख के पढ़ के देखिए। जिस ऑप्शन से सेंस बने पैराग्राफ का, सही लगे सीक्वेंस, उसको मार्क कर दीजिए। बट ये तभी यूज करना जब आप 100% श्योर हो। ठीक है, सो ये मुझे सबसे अच्छी ट्रिक लगती है, ऑप्शंस के थ्रू अटेम्प्ट करना पैराजम्बल्स। ठीक है, अब लिटररी डिवाइसेस पूछे गए हैं, मैच द फॉलोइंग भी पूछा गया, देखा आपने, रीडिंग कंप्रिहेंशन में भी पूछा गया था फिगर ऑफ स्पीच, और मैच द फॉलोइंग स्टाइल में भी अगेन पूछा गया है। तो फिगर ऑफ स्पीच पे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो ये चार जो है, सिमिली, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोल, ये बच्चों ने बताया पूछे गए। तो इनका मैंने क्विकली आपको बता दिया है कि सिमिली मतलब जब लाइक और एज ये दो वर्ड यूज करके कंपैरिजन, है ना, जैसे एज ब्रेव एज अ लॉयन, तो यहाँ पे एज यू हो रहा है कि लॉयन की तरफ ब्रेव है, कंपेरिजन कर रहे हैं लॉयन से कि लॉयन की तरफ ब्रेव है, तो एज यूज करके हम कंपेयर कर रहे हैं। सो ये क्या हो गया, सिमिली का एग्जांपल हो गया। तो लाइक या एज ये दो वर्ड्स होने चाहिए, ये मस्ट है सिमिली होने के लिए। तो अगर ये दो वर्ड में से कोई एक वर्ड आपको दिख जाए तो प्लीज आप सिमिली मार्क कर सकते हो। बस इतना देख लेना कि कंपैरिजन ही हो रहा है, मतलब जनरली कंपैरिजन ही होगा, लाइक और एज के यूज हो रहा है तो, बट स्टिल एक बार देख लेना। एलिट्रेशन इसका होता है कि जब इनिशियल कंसोनेंट साउंड रिपीट हो, जो पहला साउंड है वो कंसोनेंट का है, मतलब कंसोनेंट मीन्स जो वोवेल नहीं है, वोवेल कौन से है,
5 वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू। इनके अलावा जो भी लेटर्स होते हैं अल्फाबेट से वो सब कंसोनेंट होते हैं, और जब उनका रिपीटेशन हो फर्स्ट लेटर में तो वो होता है एलिट्रेशन। जैसे ब्राइट बर्ड्स बिगेन, यहाँ पे बी बी बी, ब ब ब साउंड जो है रिपीट हो रहा है ना, कंटिन्यूस, मतलब एडजेसेंट जो भी वर्ड्स है उन सब में बीबी साउंड रिपीट हो रहा है, इनिशियल है, कंसोनेंट है ना, वोवेल नहीं है, और रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। जैसे हिंदी में होता है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, च च रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। इस टाइप से आप याद रख सकते हो। तो क्या होता है, सेम स्टार्टिंग साउंड होता है। पर्सोनिफिकेशन, इसके नाम में ही इसका मीनिंग हिडन है कि नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज देना, है ना। जैसे द वाइंड विस्पर, अब विस्पर यानी खुद खुदाना, यानी जैसे हेलो स्टूडेंट्स, इस टाइप से जब आप बिना आवाज निकाले जब बात करते हो ना, विस्पर करते हो, तो ये ह्यूमन क्वालिटी हो गई, बट ये विंड को दी है ने, हवा जो है हल्की हल्की बातें कर रही है इस टाइप से, तो ये पॉसिबल नहीं है, बट एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है एक नॉन ह्यूमन थिंग को, तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफाई किया गया है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस है। तो नॉन ह्यूमन एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन, जब नॉन ह्यूमन थिंग यानी कि कोई चीज हो गई, कोई एनिमल हो गया, क्या कोई एलिमेंट हो गया, जो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे ह्यूमन हो, तो पर्सोनिफिकेशन होता है। हाइपरबोले, इसमें एग्जैगरेशन होता है, जानबूझ के बहुत एग्जैगरेट करी गई होती है चीजें। जैसे आई वेटेड फॉर एजेस, मैंने युगों तक इंतजार किया, ये लिटरली पॉसिबल है, कोई युगों तक जिंदा ही नहीं रह सकता, तो वो इंतजार कैसे करेगा, है ना। बट हम बोलते ना यार, मैं कब से राह देख रही हूँ, युग बीत गए, कि पाकिस्तान गया था क्या, या ऐसे कहते हैं ना कभी कभी मजाक में, तो ये क्या हो गया, हम एग्जैगरेट कर रहे हैं, तो ये हाइपरबोले हो जाता है ना। तो टू एग्जैगरेटेड टू बी लिटरल, है ना, जो पॉसिबल ना हो, ऐसी चीजें, ऐसे वर्डिंग्स यूज करके हम जब किसी चीज को डिस्क्राइब करते, एग्जैगरेट करते हैं, तो ये वाला फिगर ऑफ स्पीच होता है। सो आई होप जो भी पूछे गए थे वो सारे के मीनिंग आपको समझ में आ गए, कब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है, ठीक है। एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर पाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये ओवरऑल पेपर था, है ना। अगर हम क्विकली देखें कि क्या था, तो ओवरऑल जो डिफिकल्टी थी वो इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। जो भी मुझे दिखे हैं बच्चों के फीडबैक, उससे मॉडरेट मुझे ज्यादा लग रहा था, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे, बट हम ओवरऑल लेवल मॉडरेट कह सकते हैं। ग्रामर सेक्शन इजी था, स्कोरिंग था, अगर जिस बच्चे ने अच्छे से किया है वॉइस, नरेशन, फिगर ऑफ स्पीच एंड ऑल, उसके लिए इजी और स्कोरिंग था, बहुत ज्यादा हार्ड हम नहीं कह सकते। और वो कैब जो थी डायरेक्ट मीनिंग बेस्ड थी, है ना, एंटोनिम, सिनोनिम, यूजेस, क्वेश्चंस, ये जनरली देखिए ही पैटर्न है ना, तो कुछ ऐसा अलग से पूछा नहीं गया है, जो भी जनरल पैटर्न है उसी पर बेस्ड था। सो जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, स्टार्टिंग से वो कैब करते आ रहा है डेली बेसिस पे, उसे उसके लिए डुएबल था। और जो टॉपिक्स थे वो थे, वॉइस था, नरेशन था, फ्रेजल वर्ड्स पूछे जा रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जा रहे हैं, होमोफोन्स पूछे जा रहे हैं, यानी कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स, सिनोनिम एंटोनिम तो पूछे जा ही रहे हैं, कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स भी पूछ रहे हैं, इडियम्स पूछ रहे हैं, और लिटरेरी डिवाइसेस दैट इज फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहे हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, आपके पास जितना टाइम है। और एक जो चीज मुझे यहाँ पे इस बार देखने को मिली है कि आरसी सिर्फ 2 पूछे गए। जनरली अगर हम पास्ट के पेपर्स देखें तो 3 to 4 आरसीज देखने को मिले ही मिले हैं, इस बार सिर्फ 2 आरसीज थे। तो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आरसी वेयर लेस, तो ग्रामर और वोकैब से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बढ़ गए होंगे, है ना, 50 क्वेश्चंस का जो पेपर होता है उसमें। तो देख रहे हो आप कि थोड़ा सा आपके ग्रामर और वोकैब बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हो गए होंगे वहां पे। सो ऐसा होता है ना कि हम आरसी पे डिपेंड रहते हैं भाई, 3 4 आरसी हो गए बढ़िया, 20 क्वेश्चन तो वहीं से हो जाएंगे, बट इस बार ये सीन नहीं था, एकदम हाफ पे आ गए, ये 2 ही आरसी थे। तो ऑब्वियसली ग्रामर और वोकैब का वेटेज बड़ा होगा। यही एक हम की चेंज देखने को मतलब कह सकते कि मिला है हमें। द की चेंज वाज द नंबर ऑफ रीडिंग comprehension unseen passage were less। सो आपको ग्रामर और वोकैब अच्छे से करनी है, कोई और ऑप्शन आपके पास रहता नहीं है। ये बात है कि ये सभी के लिए हुआ होगा, है ना, तो उस हिसाब से कट ऑफ एंड आगे की शिफ्ट्स में अगर कुछ चेंजेस होते तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन, ये वाली सब चीजें वहां पे रहेगी। सो डरने वाली बात नहीं है, बस
प्रिपरेशन के लिए आपको किस चीज पे फोकस करना है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। सो यही था ओवरऑल पेपर हमारा। सो यहाँ पे हमारा एनालिसिस खत्म होता है। मैंने जितने भी मुझे क्वेश्चंस मिले थे अलग अलग सोर्सेज से सब यहाँ पे रखने की कोशिश की है। एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग शिफ्ट्स। बढ़िया मचाइए, फोड़ के आइए पेपर और अपना ड्रीम कॉलेज इन ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।